Galaxy Book is here guys, finally शुभ घड़ी आ चुकी है। एंड गैलेक्सी बुक प्रसिद्ध है भाई अपने डिस्काउंट्स के लिए, क्योंकि हर सेल में बहुत ही तगड़े लेवल के डिस्काउंट लेके आती है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसका रिव्यू ले आते हैं तुम्हारे लिए, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी तुम्हारी। और हमारे पास है Core i5 120U वाला वेरिएंट, एक i5 13 जेन वाला वेरिएंट भी है। सबके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन सा लेना ज्यादा बेहतरीन रहेगा तुम्हारे लिए, हर एक चीज समझा देंगे भाई तुम्हें। और नॉर्मल लैपटॉप के कंपेयर में गैलेक्सी बुक में ना काफी सारी बढ़िया चीजें मिलती है, जैसे कि भाई एकदम सैमसंग इकोसिस्टम बना सकते हो तुम इससे। थिन एंड पोर्टेबल डिजाइन है इसका बहुत ही, और बिल्कुल ऑल इन ऑल मैकबुक की जैसी फील विंडोज लैपटॉप में मिलती है हमें, ये कह सकते हो विंडोज का मैकबुक। आ जाओ फिर फटाफट से शक्ल सूरत देख लेते हैं इसकी, दर्शन कराते हैं तुम्हें। आ जाओ। ये है भाई अपना बॉक्स, बढ़िया गैलेक्सी बुक लिखा हुआ है सामने, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। और बॉक्स खुलते भाई ये रहा अपना लैपटॉप, हम पहले से खोल चुके हैं इसे, तो इसलिए कंप्लीट पैकेजिंग नहीं है मेरे पास। बाकी लैपटॉप तो ऐसा सही है भाई अपना। और इस बॉक्स में मिलते हैं हमें चार्जर वाला हिसाब किताब, एक अपनी व्हाइट कलर की टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल, बिल्कुल जैसी स्मार्टफोन के साथ केबल मिलती है वैसे टाइप की केबल है, बट क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को। और एक छोटी सी पुस्तक का लिफाफा, इसमें देखे क्या क्या दे रखा है, वारंटी और पैकेजिंग कंटेंट से रिलेटेड सामान, विच इज काइंड ऑफ यूजलेस फॉर अस, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम अनबॉक्स टेक है गाइस। और इसमें है अपना बढ़िया सा पावर अडेप्टर। ये पावर अडेप्टर सबसे बेस्ट चीज है गैलेक्सी बुक की भाई, एकदम कॉम्पैक्ट तो छोटा सा स्मार्टफोन जैसा अडेप्टर है, नॉर्मल लैपटॉप जैसा नहीं है, ये चीज अच्छी है। और टाइप सी वाला अडेप्टर है भाई ये, एंड पता नहीं है दिख रहा होगा या नहीं, बट ये 45 वोल्ट्स का अडेप्टर है। एंड डेफिनेटली तुम अपने आईफोन या फिर किसी भी स्मार्टफोन को भी इससे चार्ज कर सकते हो, क्योंकि टाइप सी टू टाइप सी। और हाँ, इसकी चार्जिंग केबल की लेंथ भी भाई अच्छी खासी है, मतलब 2 मीटर के आसपास तो होगी भाई, मतलब ऑलमोस्ट काम चल जाएगा तुम्हारा। अगर बहुत दूर बैठोगे तो दिक्कत आ सकती है, पर मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। तो ये है भाई अपना लैपटॉप, फाइनली एकदम मिनिमलिस्टिक और प्लेन डिजाइन है। और हमारे पास इसका स्पेस ग्रे कलर है। अब ये पता नहीं सैमसंग इसे कहता है, बट जैसे मैकबुक में स्पेस ग्रे होता है ना, बिल्कुल वैसा सा कलर है इसका। एंड मुझे काफी अच्छा लगा यार ये कलर, मतलब दिखने में बहुत ही प्रीमियम लुक मार रहा है। 100% प्रोफेशनल लैपटॉप की कैटेगरी में जाता है ये। बाकी टॉपलेट देख सकते हो एकदम मैट ग्रे फिनिश है, यहाँ पर छोटी सी सैमसंग की ब्रांडिंग है जो कि काफी ऐसे रेनबो फिनिश के साथ आती है, जैसे इस पे लाइट पड़ेगी कलर्स आते हैं इस पे। और नीचे की तरफ हमारे पास ये 4 मोटी मोटी रबर ग्रिप्स मिलती है, और बीच में वेंट्स का हिसाब किताब मिलता है। एंड यहाँ पर 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स भी हमें नीचे की साइड मिलते हैं। और इसकी रबर ग्रिप की मोटाई देखो भाई साहब, बहुत ही ऐसे अच्छी खासी मोटी मोटी सी है। तो टेबल पर अगर लैपटॉप रख दोगे ना तो कितना हिला लो हिलेगा नहीं, एकदम बढ़िया पकड़ है भाई साहब, मजबूत। बाकी लेफ्ट साइड पे अपने पोर्ट्स हैं, राइट साइड पे भी पोर्ट्स मिलते हैं हमें। और एग्जॉस्ट फैन बताऊं कहाँ है, छुपा रखे हैं बिल्कुल। यहाँ पर अंदर की साइड हमारे एग्जॉस्ट वेंट्स दे रखे हैं भाई। और ये लैपटॉप भाई पूरा 180 डिग्री तक रोटेट हो जाता है, ऐसे फ्लैट सिस्टम हो जाता है बिल्कुल। बाकी पूरा ही मेटल बिल्ड का है ये लैपटॉप, तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब सॉलिड फील होगा तुम्हें, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह प्योर एल्यूमिनियम बिल्ड में ये आता है। बाकी हिंजेस भी मेरे को बढ़िया लगे इसके, ऐसे खोलने बंद करने में कोई दिक्कत नहीं आती, और एक हाथ से भी ओपन करो तो आराम से ये ओपन हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो फाइन। पर एक चीज है, ये देखो हल्की हल्की वोबलिंग इसकी डिस्प्ले करती है, बहुत ही हल्की सी, ज्यादा नहीं है, काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बात करें फ्लेक्स की, तो वैसे तो मेटल बिल्ड है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा फ्लेक्स हमारे पास अपर लिड में है इसके। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत ही हल्का सा है, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ नोटिस हो जाता है अगर तुम प्रेस करोगे अच्छा खासा तरीके से। थोड़ा पतले टाइप का मेटल यूज हुआ है कीबोर्ड वाले एरिया में, ऊपर से तो अच्छा यूज कर रखा है। अब एक बार इसकी वजन तुलाई कर लेते हैं तो मैं गैस मारता हूँ, मेरे को लग रहा है 1.5 या 1.6 kg तक इसका वेट होना चाहिए। चेक करते हैं एक बार, ये ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भारी तो लग रहा है ये। तो इसका वेट है भाई 1.55 kg, नाइस, ऑलमोस्ट सही बता रहे थे हम थोड़ा बस बाद में भारी लगा। अब एक बार चार्जर भी इंक्लूड करते हैं, तो चार्जर के साथ इसका वेट है 1.7 kg के आसपास। काफी पोर्टेबल सेटअप है भाई ये, स्टूडेंट्स के हिसाब से तो बहुत ही सही रहेगा, ऐसे बैग में टांग के घूमने में दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें। बाकी अंदर से भाई कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा लैपटॉप। कीबोर्ड हमारा ब्लैक कलर में आता है, यहाँ पर हमारा ट्रैक पैड दे रखा है जिसका साइज डिसेंट है। और ये रहा हमारा एक स्टिकर Core 5 की ब्रांडिंग के साथ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा कटआउट दे रखा है, ये बिल्कुल एकदम मैकबुक की तरह दे रखा है। लिड को ओपन करने के लिए ऐसे स्पेस मिल जाता है, और जब हम ट्रैक पैड यूज करते हैं तो यहाँ पर ऐसे थंब को रखने के काम आता है, जिससे कि ऐसे लाइन वाइन नहीं पड़ेगी, ऐसे इरिटेशन नहीं होगी। अरे मच्छर कहां से आ गया फिर से, विच इज गुड आई गेस। मैं मैकबुक में काफी यूज करता हूँ इस चीज को। बाकी ट्रैक पैड अपना फुल्ली टच है, और क्लिक्स भी अच्छे हैं, सॉफ्ट है, यूज करने में मजा आता है। बट ये प्लास्टिक वाला ही लग रहा है मुझे, ग्लास ट्रैक पैड तो नहीं है। बाकी सब चीज इसमें सपोर्टेड है, तो कोई दिक्कत ऐसा लगी नहीं मेरे को। बाकी कीबोर्ड इसका बढ़िया है भाई, एकदम मैकबुक जैसा कीबोर्ड दे रखा है इन्होंने। अगर किसी ने मैकबुक यूज करा है तो तुम्हें पता होगा कि मैकबुक का की ट्रेवल थोड़ा कम रहता है जनरली, मतलब कीज भी थोड़ी पतली पतली सी रहती है। बिल्कुल सिमिलर टाइप का कीबोर्ड इन्होंने दे रखा है, तो प्योर वैसी सी फील है, और मेरे को पसंद है वो कीबोर्ड। तो बिल्कुल सीजर मैकेनिज्म, खट खट खट, मजा आता है, टेक्टाइल फीडबैक पूरा मिलेगा। अगर टाइपिंग वाले काम ज्यादा है तो
मेरे को थोड़ा ऐसे वाला कीबोर्ड ज्यादा प्रेफर्ड रहता है, या फिर मैकेनिकल कीबोर्ड अच्छे लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, इट्स सब्जेक्टिव। मेरे को ये ठीक लगा, और टाइपिंग वाइपिंग वाले काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी फंक्शन की इस पर बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है, और हाँ, इसके पावर बटन के अंदर भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है, तो ऐसे टच करते ही खोल देगा ये लैपटॉप को तुम्हारे। बाकी व्हाइट कलर की बैकलाइट मिलती है इसमें हमें 3 लेवल की ब्राइटनेस के साथ, जो कि रात में अगर काम वाम करते हो तो ठीक है, डिसेंट सा दिखती है, मतलब ब्राइटनेस इज गुड। बट ये जो एरो कीज है ना, ये बहुत पतली पतली सी है इसकी, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते तो ज्यादा बेटर रहता। और पोर्ट्स भी इसके अंदर हमें बहुत सारे मिलते हैं भाई। लेफ्ट साइड पर हमारे पास है 2 USB Type-C 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स, और ये फुली फंक्शनल है, तो इससे पावर डिलीवरी, फाइल ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट सब चीजें कर सकते हो भाई। मतलब दोनों ही पोर्ट से तुम चार्ज वार्ज कर सकते हो अपने लैपटॉप को। एंड हाँ, ये PD चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो किसी दूसरे चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हो, लेकिन PD वाला होना चाहिए, और मिनिमम 45 वोल्ट्स का कनेक्ट करना, जैसे कि इसके साथ हमें मिलता है। 65 वोल्ट्स का भी करना चाहो तो वो भी सपोर्ट कर लेता है, ये पावर बैंक भी सपोर्ट कर लेगा थोड़ी ज्यादा वोल्टेज वाला यूज करना। लेकिन एक RJ45 लैन पोर्ट भी मिलता है, और एक HDMI 2.1 वाला पोर्ट है हमारा, और एक USB Type-A 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट। और राइट साइड पे हमारे पास एक केंजिंगटन लोक है, एक USB Type-A 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट, एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो, और एक हमारा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, जो कि मेरे को बढ़िया लगा, इन्होंने दे दिया। काफी सारे लैपटॉप्स में नहीं आता है, तो ओवरऑल पोर्ट्स के मामले में काफी सही इन्होंने इनपुट दिया है भाई। और अगर डिस्प्ले आउटपुट लेते हो तो हमारे Type-C के दोनों पोर्ट से और HDMI तीनों से मतलब आउटपुट ले सकते हो, अपने iGPU के थ्रू आउटपुट आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। एंड AI फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिलती है भाई। अब एकदम शांति से सुनते रहो, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो बेसिक वाले AI फीचर्स है जो आजकल हर लैपटॉप में, वो तो इसमें भी है, जैसे कि हमारा Co-Pilot, जो अपने ChatGPT की तरह बात करो, काम करवाओ उससे। लाइव कैप्शंस का भी सपोर्ट है, जो वीडियोस वगैरह कुछ भी अगर तुम मल्टीमीडिया कंजम्पशन करते हो तो ट्रांसलेट कर देगा वो लाइव, एकदम बढ़िया। थोड़ा ग्लिची है बट ठीक है काम तो चला ही देगा। और पेंट वाली ऐप के अंदर Co-Pilot मिलता है हमें, जिसके अंदर तुम बैकग्राउंड वगैरह इरेज कर सकते हो, और कुछ और कलाकारी वगैरह दिखानी है तो उसको यूज कर सकते हो। बढ़िया सॉफ्टवेयर है वो भी, हम काफी वीडियोस में ऑलरेडी उसे दिखा भी चुके हैं। बाकी कैमरा वाली ऐप के अंदर विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स वगैरह भी इसमें हमें मिलते हैं, थोड़े से सैमसंग वाले तरीके से इन्होंने दे रखे हैं, बट काम वही है कि ऑटो फ्रेमिंग वगैरह करनी हो, बैकग्राउंड ब्लर करना हो, वो सारी चीजें इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा सैमसंग की बहुत सारी एप्लीकेशन इसके अंदर हमें मिलती है भाई। अगर तुम्हारे पास एक सैमसंग का स्मार्टफोन भी है तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो भाई, बिल्कुल एकदम इकोसिस्टम बन जाता है जैसा अपने एप्पल के अंदर होता है। तो उसके लिए गैलेक्सी एक्सपीरियंस की इसमें एप्लीकेशन दे रखी है, कुछ ऐसी सी है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हमारे पास मिलते हैं। ये सारे फीचर्स इसके हाईलाइट भी रखे हैं, बट इसके लिए तुम्हें अपने सैमसंग अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम अकाउंट होना चाहिए। एंड यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एकदम एप्पल वाले फीचर्स है, जैसे कि गैलरी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी, सैमसंग नोट्स वगैरह में मिल जाते हैं इसमें, डिस्प्ले शेयर करने के लिए नियर बाय शेयर, और यहाँ पर कैमरा शेयर भी है भाई। कैमरा शेयर से क्या होता है कि तुम अपने स्मार्टफोन के कैमरा को एज अ वेब कैम यूज कर सकते हो, जैसा अपने आईफोन के अंदर और मैकबुक के अंदर होता है, वो सेम चीज इन्होंने भी इंट्रोड्यूस कर रखी है। और सैमसंग नोट्स वाले में पूरे के पूरे नोट्स तुम्हारे बिल्कुल लैपटॉप के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड क्लिपबोर्ड वाले सारे फीचर्स भी मिलते हैं, उसके लिए भाई अलग एप्लीकेशन है सैमसंग फ्लो के नाम से। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे कुछ ऐसा सा है भाई, ये ऐसे कनेक्ट कर लेगा हमारे डिवाइस के साथ ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है। एंड अब यहाँ पर अपने नोटिफिकेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं भाई। क्लिपबोर्ड में जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिपबोर्ड में क्या है कि कुछ भी अगर हम अपने फोन में कॉपी करेंगे तो वो इसमें पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें करेंगे तो इसमें हो जाएगा। एंड ये अपना स्मार्ट व्यू है, स्मार्ट व्यू के अंदर भाई इसकी स्क्रीन देखो यहाँ पहुंच गई अपनी। एंड बढ़िया, अब इससे चलाओ भाई, फोन को ऑपरेट करो। थोड़ा सा लैगी है लेकिन ठीक है, काम चलाने के लिए तो ठीक है। ये देखो प्ले स्टोर चला रहा हूँ अपने फोन का मैं। एंड एक मोबाइल हॉटस्पॉट मिलता है, जिससे भाई अपने स्मार्टफोन का हॉटस्पॉट ही ऑटोमेटिकली इसके थ्रू ऑन कर देगा। बाकी यहाँ पर तुम अपने डिवाइस के साथ चैट भी कर सकते हो रियल टाइम में। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी सैमसंग की एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं इसके अंदर, जो कि सैमसंग इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए सैमसंग ने डाली है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या ये एप्पल से बेटर है? देखो एप्पल जितना बेटर तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एक अलग से ऐप ऑन करनी पड़ती है। एप्पल में ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो सीधा अपने एप्पल आईडी से सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। अब उसके लिए भाई एक वो भी है ना कि उनका खुद का OS चल रहा है, तो हो जाता है वो चीज सीमलेसली। तो उतना सीमलेस नहीं है, बट स्टिल भाई एक विंडोज मशीन के अंदर तुम अपने फोन को इतने अच्छे से सिंक कर पा रहे हो, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से ना। अगर ये हर एंड्रॉइड डिवाइस के साथ इतनी सारी चीजें हो जाती ना इतनी सीमलेस तरीके से, तो ज्यादा बढ़िया रहता। हालांकि थर्ड पार्टी एप्स आती है ये सब कराने के लिए, उन सब के बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल डिस्प्ले पे चलते हैं भाई। तो स्पेसिफिकेशन देख लो वीडियो को पॉज करके, इसकी सारी की सारी। इसमें हमें एक 15.6 इंचेस का एक 1080p डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक नॉर्मल बेसिक साइज डिस्प्ले है। और तुम एक बजट लैपटॉप से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। अब ये मत कहना कि भैया 50,000 बजट नहीं होता। भाई आजकल जो रेंज चल रही है ना लैपटॉप्स की, 50,000 बजट ही बोलूंगा मैं। देखो बेजल्स भी बिल्कुल कम सही है, और 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो इसकी डिस्प्ले का, तो कोई बॉर्डर्स नहीं आएंगे उस चीज से तो निश्चिंत हो जाओ तुम। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी नाइस। इसका मजा आ जाता है मतलब डिस्प्ले को देख के। अब सैमसंग का लैपटॉप है तो सैमसंग की डिस्प्ले मिलेगी, बढ़िया तो होगी ना। अब इसमें वैसे हमें कलर एक्यूरेट नहीं मिलती, 45% NTSC है ये। मतलब अगर कलर ग्रेडिंग वगैरह वाले काम करने तो वो सब नहीं हो
पाएंगे, बट कलर्स ओवरऑल वाइब्रेंट है, थोड़े अच्छे हैं। मतलब अगर तुम किसी भी नॉर्मल डिस्प्ले से कंपेयर करोगे तो तुम्हें थोड़े विजुअल्स अच्छे ही फील होंगे इसके अंदर। ये तो मेरे को थोड़ा फील हुआ, हल्का सा ही फर्क लगता है, मे भी हो सकता है मेरे को ऐसा लग रहा हो, बट अच्छे हैं। मतलब ओवरऑल तुम यूज करोगे तो मजा आएगा। बाकी ब्राइटनेस इस 250 निट्स के आसपास, 300 निट्स मैक्सिमम जाती है, जो कि ठीक ठाक ही है। मतलब आउटडोर के हिसाब से इतना रिकमेंडेड नहीं है, इंडोर में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ओवरऑल नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से तुम कुछ भी अगर इसमें यूज करोगे तो बढ़िया लगेगी। बस कलर ग्रेडिंग नहीं हो सकती, जो कि सैमसंग अगर चाहता तो दे सकता था यार। तुम खुद की डिस्प्ले बना रहे हो, दे देते, मेहरबान तो हो जाते थोड़े। और हाँ, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, तो कुछ लोगों के लिए ये ड्रॉबैक हो सकता है। कुछ लोगों से मेरा मतलब इसलिए क्योंकि काफी लोग 60 हर्ट्ज में काम चला लेते हैं, बट अब मुझे थोड़ा सा जिटरी फील होता है 60 हर्ट्ज, क्योंकि भाई स्मार्टफोन्स में देख देख के आदत हो गई है, क्या करें। बाकी वेबकैम भी भाई इसका 720p वाला है, जो कि थोड़ा सा डाउनग्रेड है। 1080p तो होना ही चाहिए था। बाकी मैं तुम्हें क्वालिटी दिखा देता हूँ कुछ ऐसी अपने वेब कैमरा क्वालिटी। माइक भी इसी का यूज हो रहा है, एंड बताना भाई कमेंट सेक्शन में तुम्हें कैसी लग रही है। बाकी इसके अंदर जो स्टूडियो इफेक्ट्स है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे से एक अलग सा बार आ जाता है, और यहाँ पर ये देखो कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, पता नहीं मेरे यूनिट में क्या ग्लिच है। जैसे मैं बैकग्राउंड पे ब्लर दबा रहा हूँ तो पीछे ब्लर होना चाहिए, बट कुछ नहीं हो रहा। कलर पे जाने की भी ऑप्शन है, इमेज पे जाके कोई इमेज भी तुम बैकग्राउंड में लगा सकते हो भाई, लेकिन मेरे वाले में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। इसके अलावा ऑटो फ्रेमिंग मिलती है, ये भी काम नहीं कर रही है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे। तो मेरी यूनिट में शायद कोई ग्लिच है, मैं भी अपडेट के साथ फिक्स हो जाए। बाकी मैंने क्वालिटी वगैरह दिखा दी, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी, और लाइक सब्सक्राइब शेयर एवरीथिंग कमेंट सेक्शन भर दो। बाकी इसके अंदर हमें 2 वॉट्स के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, तो एक बार उनकी भी आवाज सुना देता हूं मैं। आवाज अच्छी है, फुल फिलिंग है मतलब, और तुम्हें लाउडनेस भी ठीक ठाक ही लगेगी। हल्की हल्की सी प्यारी सी बेस आती है। मतलब ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज गुड, बट बहुत ज्यादा इमर्सिवनेस नहीं है जैसी हमें जनरली मैकबुक्स के स्पीकर्स में मिलती है, या फिर थोड़े और हाई एंड विंडोज लैपटॉप्स में आते हैं। पर ठीक है, मतलब एवरेज से हल्के से ऊपर ही मान के चलो। क्वालिटी क्योंकि काफी अच्छी है, और कोई डिस्टोर्शन वगैरह भी हमें नहीं मिलता। और हाँ, इसमें हमें डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, तो डोल्बी एक्सेस वाली ऐप के अंदर जाके अलग अलग कस्टमाइजेशन करना चाहो तो वो सब चीजें कर सकते हो। अब इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ताकि तुम्हें अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। MS Office 2024 वाला इसमें इंक्लूडेड है भाई लाइफ टाइम के लिए, और SSD की रीड एंड राइट स्पीड वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। देखो वैसे तो Gen 4 SSD है, बट मेरे को थोड़ी कम लगी स्पीड, थोड़ी क्या काफी कम है भाई, इतनी तो हमें Gen 3 में मिलती थी। बट हाँ, SSD को तुम अपग्रेड कर सकते हो। हमें 2 Gen 4 वाले स्लॉट्स इसके अंदर में मिलते हैं, एक ऑक्यूपाइड है, दूसरे में लगाना चाहो तो लगा लेना। बाकी अगर दोनों में ही अपग्रेड करनी है तो 2 TB मैक्सिमम अपग्रेड हो जाएगी एज पर सैमसंग की वेबसाइट। बट रैम अपग्रेड नहीं हो सकती, तो अगर 8 GB लेते हो 16 GB सोच समझ के लेना। 8 GB तो लेना ही मत, वैसे सोचना समझना है ही क्या इसमें, ये तो ऑब्वियस है। ओनली 16 GB मिनिमम आज की डेट में। अब इसकी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, पहले CPU वाले बेंचमार्क्स देख लो भाई। Geekbench 6 का स्कोर देख सकते हो, Cinebench R23 का स्कोर भी देख लो, Cinebench 2024 का स्कोर भी देख सकते हो, एंड PC Mark 10 का भी स्कोर देख लो, ऑलमोस्ट 5000 के आसपास है। और ब्लेंडर बेंचमार्क भी देख सकते हो CPU वाला। बाकी GPU के लिए भी हमने थोड़े टेस्ट कर लिए भाई। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी देख सकते हो, 3D Mark TimeSpy का स्कोर देख लो, एंड VR Mark का स्कोर भी देख लो। ये तो थोड़े ज्यादा ही हैवी सॉफ्टवेयर रन कर दिया, IGP के हिसाब से बनता नहीं था, तो ठीक ठाक ही है GPU, इसका ज्यादा कुछ उम्मीद मत करना। अगर तुम्हें ये डाउट है कि Iris Xe और इसमें कितना फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, और ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस इनकी है। एंड CPU की बात करें तो उसकी बेस TDP है 15 वॉट्स, पर हमने इसको मैक्सिमम पुश करने का ट्राई किया। मैंने एक बेंचमार्क रन करके चेक करा तो मैक्सिमम 25 वॉट्स तक इसकी TDP हिट कर गई थी, और इसीलिए ये U सीरीज है, क्योंकि ज्यादा पावर कंजम्पशन इसका है नहीं। U सीरीज का यही मतलब होता है। बाकी अगर तुम i5 13 जनरेशन के साथ कंफ्यूज हो, 1335U वाला भी इसका एक वेरिएंट आता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस मिलेगी, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ कोर्स हर चीज एकदम सिमिलर है भाई, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस नामकरण कराया है इंटेल ने और कुछ नहीं। तो परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा तगड़ी एक्सपेक्ट मत करना, बट बैटरी बैकअप तुम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा कितना बैकअप है इसका। बाकी प्रैक्टिकली अगर कोई काम करते हो, जैसे कि अपने स्टूडेंट रिलेटेड काम, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, कंटेंट कंजम्पशन हो, ब्राउजिंग हो, या फिर भाई ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना, कुछ भी मतलब कॉलेज रिलेटेड काम अगर करना है, तो वो बहुत ही सीमलेस तरीके से हो जाएगा। उसमें कोई भी परफॉर्मेंस में तुम्हें दिक्कत नहीं लगेगी। मैंने मल्टीटास्किंग वगैरह सब करके देखा, काफी अच्छे से रिस्पॉन्स देता है लैपटॉप, एंड इट्स फास्ट, ऐसी कोई दिक्कत उसमें तुम्हें नहीं लगेगी। सिमिलरली ऑफिस पर्पस के लिए भी अगर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिजाइन भी भाई मेनली स्टूडेंट और ऑफिस टाइप के लोगों के लिए ही किया हुआ है, वो तुम्हें पता चल भी गया होगा। बट अगर प्रोडक्टिविटी काम करने हैं तुम्हें, जैसे कि फोटो एडिटिंग करते हो, तो फोटोशॉप में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी लेवल की एडिटिंग बढ़िया हो जाती है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं। 3D वीडी की बात नहीं कर रहा, 2D में अगर एडिटिंग करते हो तो थंबनेल बना लो, या फिर कोई भी ऐसा काम करना हो तो हो जाता है। एंड वीडियो एडिटिंग की बात करें तो 1080p से ऊपर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मतलब क्योंकि U सीरीज का CPU है, ज्यादा परफॉर्मेंस
एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और 1080p के हिसाब से रील्स या शॉर्ट्स एडिट करने हैं तो वो बढ़िया हो जाएंगे, और अगर नॉर्मल ऐसे लॉन्ग वीडियोस भी एडिट करनी है तो मल्टी लेयर में 4 to 5 लेयर्स तक बढ़िया चलेगा। उससे ज्यादा अगर हैवी चलाओगे तो भाई लैग कर सकता है, तो मैं उसे ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। मतलब यही है कि भाई साइड बाय साइड अगर तुम्हें शौक है एडिटिंग का तो वो इसमें कर सकते हो, उतने लेवल का तो करा ही देगा। बहुत प्रोफेशनल मत करना, और कलर ग्रेडिंग भी इसमें नहीं हो पाएगी, उसके लिए एक्सटर्नल मॉनिटर चाहिए क्योंकि कलर एक्यूरेट नहीं है डिस्प्ले। और जीपीयू रिलेटेड हैवी काम करने, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग वगैरह, वो भाई कोई रेकमेंड नहीं करूंगा मैं। जस्ट नॉर्मली चलाने के लिए चला सकते हो, बट ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस उसमें भी एक्सपेक्ट मत करना। उसके लिए फिर गेमिंग लैपटॉप्स बने हैं, तो अगर हैवी यूसेज के काम है तो गेमिंग लैपटॉप्स को प्रेफर करो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, बहुत सारे रिव्यू कर रखे हैं, चेक कर लेना। और अगर तुम्हें गेम्स खेलने हैं तो कैजुअल गेमिंग इसमें हो जाती है, मतलब बस काम चलाओ टाइप ही। वो मैंने करी थी टेस्ट, तो एक बार गेम टेस्ट देख लो। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना, करते नहीं हो तुम, पता है मुझे, जल्दी करो। पहले हमने CS2 टेस्ट किया लो प्रीसेट पर, एंड FPS देख सकते हो हमारे पास 70-80 के आसपास आ रहे हैं। और जीपीयू सीपीयू की TGP तो सेम ही होगी ना, क्योंकि भाई इंटीग्रेटेड जीपीयू है। तो 20 वॉट से ज्यादा हमारी वोल्टेज भी कंज्यूम नहीं हो रही है, यहाँ पर देख ही सकते हो। बाकी टेम्परेचर पर ऑप्टिमाइज 70 डिग्री के आसपास है। तो मतलब देखो फ्लिकरिंग तो है डिस्प्ले में, मतलब वो जो क्या बोलते हैं टीयरिंग, इन स्क्रीन टीयरिंग इसमें है हमारे पास, और वो इसीलिए क्योंकि FPS ज्यादा आ रहे हैं और वो सिंक नहीं है। तो वी सिंक ऑन कर लोगे तो फिर वो चीज नहीं होगी। बट हाँ, ये है कि काम चलाओ गेमिंग करनी है तो वो कर सकते हो। देन हमने टेस्ट किया GTA 5, और इसको हमने बहुत ही कम प्रीसेट पे, मतलब जो बिल्कुल लोएस्ट होता है नॉर्मल वाला, उस पे ही किया था। और रिजोल्यूशन 1080p था सारे गेम्स के अंदर, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगी FPS वाली परफॉर्मेंस इसकी। 60 के आसपास आ रहे हैं जो कि स्मूथ लगते हैं खेलने में, एंड स्टोरी गेम्स के हिसाब से इनफ है। तो GTA 5 तुम चला सकते हो इस लैपटॉप में, एंड प्लेएबल FPS है तो खेलने में भी मजा आता है, सच कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले गेम में स्क्रीन टीयरिंग मुझे नहीं फील हुई। बाकी 20 वॉट्स के आसपास हमारी TDP जा रही है, सारी चीजें तुम्हारे सामने है, काम चलाओ गेमिंग हो जाती है, और क्या चाहिए बताओ। देन वैलोरेंट टेस्ट किया। अब ये CPU इंटेंसिव है तो मैंने इसको हाई प्रीसेट पे टेस्ट कर लिया, एंड यहाँ पर हमारे पास FPS देख सकते हो 130-140 के आसपास आराम से आ रहे हैं। अब इसमें FPS और ज्यादा बढ़ गया तो इसमें स्क्रीन टीयरिंग और भी ज्यादा विजिबल थी। तो अगर कोई एक्सटर्नल मॉनिटर लगा दोगे हाई रिफ्रेश रेट वाला तो फिर तुम्हें भाई बिल्कुल ई स्पोर्ट्स वाला मजा दे देगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कैजुअल गेमिंग हो जाएगी। इससे ज्यादा हैवी टाइटल मैंने टेस्ट नहीं करे, क्योंकि जीपीयू का एरर आ रहा था, उनको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है और वो नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए कोई मतलब नहीं था। तो ये बेसिक 3 गेम टेस्ट करके मैंने तुम्हें आइडिया लगाने के लिए दिखा दिया। अब बैटरी की बात करते हैं भाई। 54 वॉट आवर्स की इसमें हमें बैटरी मिलती है, और इस बैटरी के साथ मैंने जितना भी इसको अभी तक यूज करा है, लो ब्राइटनेस पर कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, रिफ्रेश रेट तो 60 हर्ट्ज था, बैटरी सेवर भी ऑन कर दिया, तो उसके बाद भाई ब्राउजिंग करके नॉर्मल यूसेज पे मेरे को 5 to 6 आवर्स का बैकअप इसने दिया। और अगर तुम ज्यादा खींचतान भी दोगे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा बैकअप निकाल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यूसेज। मैंने तुम्हें बता दिया कि जनरली कितना तुम्हें मिलेगा, और मेरे हिसाब से ठीक है भाई, इतना बैकअप इनफ, इट इज इनफ, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए इससे। बाकी PD चार्जिंग सपोर्टेड है तो कहीं पे भी चार्जर वार्जर लगा दो भाई, क्या ही दिक्कत है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, अभी इसका प्राइस चल रहा है 54,000 का रुपीज और इसका एक i3 13 जनरेशन वाला वेरिएंट भी है भाई, वो 35,000 के आसपास चल रहा है। सेम लैपटॉप है, कोई फर्क नहीं, बस CPU का फर्क है। और डिस्प्ले वगैरह चेक कर लेना, कहीं उसका फर्क भी ना दे रखा हो इन्होंने, IPS ही होनी चाहिए भाई। मैं यही कहूंगा कि देखो, अगर तुम्हारा बजट कम है ना तो भाई i3 वाला वेरिएंट लो, वो सबसे बढ़िया है। पैसे भी बच जाएंगे तुम्हारे, और एकदम प्रीमियम वाला लैपटॉप भी आ जाएगा हाथ में। या फिर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बजट भी है तो फिर इसको भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वही लोग प्रेफर करना भाई जिनको ऐसे चाहिए कि पैसे कम खर्च हो लेकिन दिखे ऐसा लैपटॉप जो बिल्कुल एकदम हटके हो, लोगों को लगे भाई तुमने 1,00,000-1,50,000 की मशीन ले रखी है, क्योंकि उस टाइप की प्रीमियम लुक्स इसकी हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब सैमसंग का प्रोडक्ट है तो सैमसंग लगता है वो। बाकी जो काम मैंने बताए हैं जो इसमें हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं कामों के लिए अगर लेना है, तो उससे ज्यादा कामों के लिए अगर लेना है तो भाई मत लेना, क्योंकि 50,000 के अराउंड अभी H सीरीज के भी काफी लैपटॉप्स आ जाते हैं मार्केट में, और ये U सीरीज का है, तो ज्यादा परफॉर्मेंस इसमें हमें नहीं मिलती है, और H सीरीज में ज्यादा बैटरी नहीं मिलती है हमें, तो वही है, कहीं ऊपर तो कहीं नीचे। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि देखो, अगर बजट है अच्छा खासा, 60,000 से ऊपर जा सकते हो, तो इंटेल ईवो वाले लैपटॉप्स को प्रेफर करो, या फिर जो अपने लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज 2 और जो राइजन AI वाली चिपसेट्स है उन्हें प्रेफर करो। उनके अंदर तो देखो तुम्हारे AI वाले टास्क भी बढ़िया होंगे, कोपायलट प्लस PC है, और बैटरी बैकअप भी बढ़िया है, और बैटरी के ऊपर परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। इंटेल ईवो तब लेना जब तुम्हें बैटरी अच्छी खासी चाहिए हो भाई, 10 घंटे से ऊपर का बैकअप है उन लैपटॉप्स का, तो थोड़ा बजट बढ़ाओगे तो वो ज्यादा अच्छे हैं। और अगर कम बजट है, 50,000 का राउंड लेना है, तो ये वाला भाई ले सकते हो। मतलब मेरे को बढ़िया लगा ये लैपटॉप, और सेल में हो सकता है ये 45 to 50,000 का आराम से तुम्हें मिल जाए जब भी तुम इसे खरीदोगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि लेना है या नहीं, पसंद आया या नहीं, मेरे को अपना ओपिनियन बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर एवरीथिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और हमें i5 13 जन का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वाला या वो वाला, जो सस्ता मिले ले लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस उन दोनों में है नहीं। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।